अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। बल्दियाती इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम के साथ आसिफ कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ आज आज़ाद कश्मीर की बड़ी सियासी शख्सियत, बड़े बाप के बड़े बेटे, मेंबर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली जनाब चौधरी कासिम मजीद साहब मौजूद हैं। उनसे हम आज़ाद कश्मीर के मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे और कुछ जो इस वक्त पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, कुछ हल्का की सूरत हाल, इस हवाले से उनसे तबादला ख्याल होगा। चौधरी कासिम मजीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। ज़ाहिर है आप मेंबर असम्बली हैं, मसरूफियत है, इन दिनों इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो आपने मेरे लिए खसूसी तौर पर शफकत फरमाई, टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में एक अरसा के बाद तकरीबन 30-31 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन कितने ज़रूरी थे और क्यों होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आसिफ भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे हल्के से भी हैं, आप मेरे भाई भी हैं, तो गालिबन इलेक्शन जनरल इलेक्शन के बाद मेरा ये पहला इंटरव्यू है बीइंग असेंबली मेंबर आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ये बात से फख्र है कि मेरे भाई मेरे से दोबारा इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू जनाब, थैंक यू। जहाँ तक आपका सवाल है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, तो 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। लास्ट जो हुए थे 91 में और गालिबन 96 के 97 वाले पोस्टपोन हो गए थे 2-3 दिन पहले। जी ये एक अच्छी चीज़ है। बल्दियाती इलेक्शन जो है, जो बल्दियाती लोकल बॉडीज़ की सियासत है, ये पॉलिटिक्स के अंदर एक नर्सरी की हैसियत रखती है। यहाँ से ग्रास रूट से कारकुन में इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो यहाँ से फिर लीडरशिप निकलती है जो नेशनल लेवल पर भी जाती है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला 27 नवंबर को आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होंगे। बल्दियाती इलेक्शन से एक ये भी फ़ायदा हो जाता है, जो आपकी वार्ड्स के इशू है, गाँव के इशू है, टाउन कमेटीज़ के इशू है, यूनियन काउंसिल के इशू है, वो लोकल लेवल पे सेटल डाउन हो जाते हैं। जो मेंबर असेंबली होता है उससे भी काफ़ी सारा बोझ हल्का हो जाता है, और छोटे मोटे आपके जो मसाइल हैं वो आपके डोर स्टेप पर हल हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है कि लोकल सतह पर जो है वो इक़्तिदार की मुंतकिली हो जाती है। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन आपने देखा कि जो है वो मैट्रिक की जो शिक रखी गई है, और कानून साज असम्बली जिसके आप माशाल्लाह मेंबर भी हैं, वहाँ पर कोई नहीं है। क्या ये इलेक्शन कमीशन का दोहरा मयार नहीं है कि एक तरफ जो है वो जहाँ पर असम्बली में कानून साजी होती है वहाँ पर मैट्रिक की शिक नहीं है, और जो लोकल सतह पर है, ये इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें जी, ये जो पहली बात है, ये इलेक्शन कमीशन ने की है। लास्ट गवर्नमेंट जो नून लीग की थी, वो आखिरी कोई अयाम में या 5-6 माह में अच्छा, ये गवर्नमेंट एक्ट में थे। ठीक। तो मेरा तो ज़ाती तौर पर ख्याल है, जो मेरी सोच है या जिस चीज़ को मैं समझता हूँ, कि ये एक फंडामेंटल राइट है। जिस आदमी का वोट रजिस्टर्ड हो, उस आदमी का राइट बनता है इलेक्शन कंटेस्ट करना। दुनिया के अंदर कहीं भी ये एजुकेशन की ठीक नहीं है, इसराइल के अंदर वहाँ पर लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। और जिस आदमी का वोट है वो पब्लिक के अंदर जाता है, अगर उसको पब्लिक वोट देती है, पब्लिक उसको समझती है कि ये हमारी नुमाइंदगी बेहतर तरीके से कर सकता है, तो उसको होना चाहिए। इसमें भी कोई शक नहीं है। जो भी मैट्रिक की शिक है बल्दियाती इलेक्शन में, काफ़ी सारी यूथ हमारी आ रही है, पर इसमें एक ये ड्रॉबैक भी हो रहा है हमें कि जो हमारे मैच्योर लोग थे, बड़े लोग थे, सही सीनियर्स थे, वो इस सिस्टम से हट रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने इस सिस्टम को अच्छे तरीके से नहीं चलाया। उन्होंने इस सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाया स्टेट के अंदर, इस मुल्क के अंदर। आज उन्हीं की कोशिश की वजह से, उन्हीं की परवरिश की वजह से मैं भी मेंबर असेंबली हूँ, दीगर लोग मेंबर असेंबली भी हैं, कारोबार इधर भी हैं, उनकी औलाद पड़ी भी, बुजुर्गों की मेहनत। तो मैट्रिक नहीं होनी चाहिए अगर, क्योंकि मेंबर असेंबली के लिए नहीं, तो मैं नहीं समझता लोकल बॉडीज के लिए भी होनी चाहिए। पर ये उस वक्त गवर्नमेंट थी नून लीग की, बात यह वक्त कर गए, क्या किया जा सकता है। सही बात है। चलो जी, देखते हैं कि अच्छा ये बताएं कि जी मेरी एक चीज मैं मीटिंग कर रहा था, ऐसी 6-7 हफ्ते, वो मुझे मजाक से कहते हैं चोई साहब, ठीक है, वोट भी जिन्होंने मैट्रिक की हुई है उन्हीं से वोट जाके ले, आप लोग जिन्होंने मैट्रिक नहीं कंस्पिरेसी जो या जी जाहिर है। अच्छा, बात कर रहे थे हम कि
गुज़िश्ता चंद रोज़ या हफ्ता समझ लें, जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी हमारे हल्का में आए, आपके हल्का इंतखाब में आए, वहाँ पर उन्होंने बड़े मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किए, जिसमें सब डिवीज़न भी था और टेक्निकल कॉलेज और कुछ हॉस्पिटल के बारे में। क्या इस जो बल्दियाती इलेक्शन है, जो ये मेगा प्रोजेक्ट हैं, इस पर असरअंदाज होंगे? कोई पीटीआई को इसका जो है वो बेनिफिट मिलेगा? देखें जी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हमारे हल्का इंतखाब के अंदर 2-2.5 हफ्ते पहले आए। सबसे पहले तो मैं जो वज़ीर आज़म साहब ने टाइम दिया था, 2:30-3 बजे का टाइम दे के रात को 11 बजे पहुँचे, मैं वो इसकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि लोग पूरा दिन इंतज़ार करते रहे। जहाँ तक मेगा प्रोजेक्ट्स की बात है, उन्हें एक तहसील दी है, इस्लामगढ़ को तहसील बनाया, ठीक है, ये उनकी पार्टी के मंशूर था, दिया है। और उस तहसील के अंदर भी जो पोस्टें हैं वो कंटीजेंट पेड पोस्टें रखी गई हैं, कोई प्रॉपर पोस्टें अप्रूव मालियाती मंजूरी नहीं है उनकी, पर अल्लाह करे वो हो जाए। जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है तो रिकॉर्ड है, अगर आप कहेंगे मैं आपको रिकॉर्ड भेज दूंगा कि जिस वक्त सरदार अब्दुल रहमान नियाजी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि चिक्सवारी को आप सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दें, सेम इस्लामगढ़ को दें जो 2015-16 में चौधरी मजीद साहब ने दिया था। तब के उस वक्त नून लीग के कुछ दोस्तों ने स्टे ले लिया था उस पर। तो टेक्निकल कॉलेज जब आएगा तो वो अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। पर अफसोस इस बात का होता है, उनका जो स्पासनामा मैंने पढ़ा है, उन्होंने मतलब म्यूनसिपल कमेटी इस्लामगढ़ के अंदर हमारा एरिया है, डंगालियाँ, गुड़ा, जुल्फू, डोगरी गुड़ा, बड़ी सताराबाद, उन्होंने कहा जी वहाँ पर हम वाटर सप्लाई देते हैं, जबकि उसकी वाटर सप्लाई की मैंने बजट से पहले मंजूरी करवा ली थी। उसका तखमीना गालबन 3 करोड़ रुपए से ऊपर लगा था। वो आपने करवाई हुई है? जी, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अच्छा। फिर जिस वक्त वो एडीपी भी नहीं आई, मैंने यासिर सुल्तान है फिजिकल प्लानिंग के मिनिस्टर, मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार ये आपने अप्रूवल दी थी, ये एडीपी में क्यों नहीं आया? वो परेशान हो गया, चुप हो गया। फिर मुझे सेक्रेटरीज में से किसी ने बताया कि आपकी जो कंस्टिट्यूंसी है ये अपोजिशन का हल्का है, तो हम मजबूर हैं। उसके अलावा वो चिक्सवारी वाटर सप्लाई स्कीम को और फैजपुर शरीफ और कनेली को कह रहे हैं चलाएं, जबकि चिक्सवारी की जो वाटर सप्लाई है वो तकरीबन 98% कंप्लीट हो चुकी है। उसका इशू ये है कि हमने इनको कहा था पब्लिक हेल्थ को कि आप लोगों को कनेक्शंस दें, पहले कनेक्शन दें, फिर जहाँ कनेक्शन सप्लाई करें। फैजपुर शरीफ की वाटर सप्लाई और जो पनियाम की वाटर सप्लाई और कनेली की, ये असेंबली में मैं कॉलिंग अटेंशन लेकर आया था, जिस पर वज़ीर फिजिकल प्लानिंग ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर पूछा था मुझसे कि आप क्या चाहते हैं कि ये लोकल कम्युनिटी चलाए या डिपार्टमेंट चलाए। तो मैंने उस वक्त कहा था ये डिपार्टमेंट चलाए, और स्पीकर कानून साज ने इस पर रूलिंग दी थी। इसी तरह पलाक के अंदर हमारे कुछ लोग महकमा जंगलात के रकबे में जो मुतासरीन मंगला डैम लोग थे, वो बैठे हुए हैं, उनको वो कह रहे थे हकूक मालिकाना देंगे। वो भी हमारी कमेटी बनी है, 2 उसके हमारे इजलास हो चुके हैं। लास्ट में अब जब नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह यूनानिमसली हमारा डिसीजन हो चुका है कि इनको हकूक मालिकाना देना। हकूक मालिकाना वो तकसीम नहीं कर सके, क्योंकि जो नोटिफिकेशन होगा उसमें बाकायदा मेरा नाम लिखा हुआ है कि चौधरी कासिम मजीद रुकन कानून साज असेंबली हल्का नंबर 2 चिक्सवारी से, ये उसकी तारीख पर हुआ। पर मैं खुश होता अगर प्राइम मिनिस्टर दे के जाता, वो जो मेरे ओपोनेंट है जफर साहब, वो देखे। मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ कि हल्के में अगर कोई काम होगा तो मुझे खुशी होगी। मेरी यूनियन काउंसिल सहार मवा में सहार के मकाम पर उन्हें काम देना चाहते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल। मुझे ये समझ नहीं लगी कि हायर सेकेंडरी बड़ा होता है या इंटर कॉलेज बड़ा होता है। हमने इंटर कॉलेज दिया था, जिसको नून लीग की हुकूमत ने एजुकेशन पैकेज को कैंसिल किया था। हम कोर्ट के अंदर गए। तो मेरी आज भी आपके प्रोग्राम की वसातत से ये उनसे अपील है कि आप उस इंटर कॉलेज को बहाल करें। हायर सेकेंडरी तो मैंने प्रपोज किया हुआ बुर्जुन के लिए, और सहार के अंदर इंटर कॉलेज होना चाहिए। दीगर जो हमारे इश्यूज हैं उसके जो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, इन लोगों ने भी वोट दिए हुए। जहाँ तक बल्दियाती इलेक्शन पर इसके असर अंदाज होने का है, आसिफ साहब, काम काज देखिए ना। आज अगर आप इंटर कॉलेज बना रहे तो उससे पहले वो स्कूल हुआ होगा तो इंटर कॉलेज बनेगा। तो बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हल्के में रखी हुई है तामीर और तरक्की की। लोग इस तरह नहीं देते, ये कोई अपनी जेब से तो दे ही नहीं रहे। सही। फिर ये प्राइम मिनिस्टर ने जब उसकी तकरीर आप सुने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा जी मैं ऐलान करके जा रहा हूँ, क्या ये होंगे नहीं होंगे, मैं हूँगा नहीं हूँगा। ये बात की बातें, इससे ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए रठुआ रेवाम ब्रिज पर। जबकि इस गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को लिख के दे दिया है कि हमारे पास
ऐसे नहीं, हम नहीं करते, क्योंकि 13 अमेंडमेंट के बाद पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए थे। वो पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स एजे के गवर्नमेंट को टेक अप करना चाहते हैं। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि ये पीएसडीपी प्रोजेक्ट का इशू नहीं है, ये एक मायदानामा है। जिस वक्त मंगला डैम की रेजिंग हुई है, उस वक्त एक दो हुकूमतों के दरमियान एक चीज तय पाई थी, जिसमें एक रियाम ब्रिज था और दीगर जो जैली कुंभाजात और ये सब मसले थे। बिल्कुल, ये वो सब प्लानिंग में आज भी पड़ा हुआ है। तो ये उस पर कोई सीरियस नहीं है। फिर कमेटी बना रहे, कमेटी कोई असेंबली के बाहर से कोई कमेटी कानून में नहीं है वो बने। जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं या पार्लियामान के जो लोग होते हैं या जो ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, ये कमेटी उन पर बनती है। पर उसमें हम लोग जो रठोआ रियाम ब्रिज है, उसमें कोई पीपल्स पार्टी पीटीआई या नून लीग की लड़ाई नहीं है। उसमें हम सब चारों एमएलए जो हैं इलेक्टेड जो इधर से, हमारी स्पेशल सीट पे इकबाल साहब हैं, मेरी बहन नबीला यूब साहब हैं, मैं इवन के जफर अनवर साहब के साथ भी इस पे काम करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर मेरी ज़रूरत है, जहाँ पर मुझे बोलने के लिए कहेंगे, नज़ीर इंकलाबी साहब हैं और दीगर लोग हैं, अफसर शाहिद साहब हैं, चौधरी सईद साहब हैं मीरपुर से। तो ये हमारा कॉमन इशू है, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा ये हमारे यूनियन का इंटरेस्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंटरेस्ट है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का बिल्कुल। तो इसमें जहाँ तक मेरी ड्यूटी लगाएंगे, जो हो सकता है, मैं असेंबली में 2 बार कॉलिंग अटेंशन भी लेकर आया हूँ और इस तक किया जाता रहा कि मेरा कॉलिंग अटेंशन ही लगने दे रही थी असेंबली में कि यार ये फिर इशू बनेगा। मैंने तो असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन लाई है ओवरसीज पाकिस्तानी कश्मीरियों के लिए कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और जो लाहौर का है एयरपोर्ट, ये मोस्टली हमारे लोग इधर आते हैं, इधर हमारा अलग ओवरसीज कश्मीरी डेस्क होना चाहिए। और जो उधर कॉन्सुलेट है, हमारे फॉरेन ऑफिस है, जो हमारी एम्बेसी है लंदन के अंदर और ब्रैडफोर्ड के अंदर कॉन्सुलेट है, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, इधर जो जॉब्स हैं, इन जॉब्स में भी हम कश्मीरियों को कोटा दिया जाए ताकि हमारी बेटी हमारा बेटा उधर जॉब करें, वो ताकि उनका एक अपने मुल्क के साथ, अपनी रियासत के साथ रिश्ता मजीद मजबूत हो, निज़ाम एक पैदा रहे। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो अगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ये लिख दिया है कि जी ये जो चक रियाम ब्रिज है वफाक मुकम्मल करे, तो इस वक्त में वफाक में आपकी हुकूमत है, जो इस वक्त वज़ीर अमूर कश्मीर हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका तल्लक है, तो प्लीज़ अगर आप अपने तौर पर भी उनसे कोई रब्ता करके अगर हो सकता है तो कम से कम ये ब्रिज जो है ये मुकम्मल करवाना चाहिए। कायरा साहब आए थे गुलपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, वापसी वो चकसवारी रुके थे। वहाँ पर मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है चौधरी नईम, उसने उनके एजाज में चाय रखी हुई थी, वहाँ पर हमारी बात हुई थी। कायरा साहब ने मुझे कहा था, मैंने लिख के उनको भेजा भी है। मैंने असेंबली के अंदर, मैं दोबारा अगले इजलास में ये लेकर आ रहा हूँ, मैंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की थी, क्यूब नियाजी साहब थे उनको भी और तनवीर इलियास साहब को भी। देखिए ये कोई पीटीआई का इशू नहीं है, ये हम सब का इशू है। मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हाउस के दोनों अतराफ के मेंबरान पे मुश्तमिल आप एक कमेटी बनाए, वो कमेटी जाकर फेडरल गवर्नमेंट से बात करे, मिनिस्ट्री कश्मीर से बात करे, कश्मीर अफेयर्स वाले फिर प्लानिंग के पास जाए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास जाते हैं, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड हैं सबके पास जाते हैं कि ये हमारा इशू है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर का इशू है, बिलखुसूस जो तारिकीन वतन है उनका इशू है। इस इशू को एड्रेस किया जाए। 5, 6, 7 अरब लगेगा, 8 अरब लगेगा, तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है? सही बात है, सही, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। को स्टेप आगे लेना चाहिए। अभी गवर्नमेंट, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मैं तो जहाँ तक हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा जाती इशू है, मेरा बर्निंग इशू ये है मेरी। अच्छा, थोड़ा सा अब हम आते हैं कि चलो अल्लाह करे जी, थोड़ा सा हल्के की तरफ आते हैं कि जाहिर है अब आपने हर यूनियन काउंसिल से लेकर डिस्ट्रिक्ट की सतह तक अपने अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं, तो इसमें कोई मुश्किलात तो नहीं आपको आएंगी? जाहिर है जिसको टिकट नहीं मिलेंगे वो नाराज़ होंगे, वो पार्टी छोड़ देंगे, कहीं और चले जाएंगे, कोई ऐसे इशू तो नहीं चल रहे? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लोकल बॉडीज का इलेक्शन आफ्टर 31 ईयर्स हो रहा है, तो हर बंदे की ख्वाहिश है, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, जिसका वोट रजिस्टर्ड है उसका राइट है। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, या दूसरा कौन होता है किसी को कहने वाला? पर पार्टी का एक डिसिप्लिन है। मैंने डे फर्स्ट से एक अपनी पॉलिसी दी थी हल्के के अंदर कि मैं किसी भी वार्ड का खुद फैसला नहीं करूंगा, मैं हर वार्ड का फैसला करूंगा लोगों की मुशावरत से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 80% टिकट्स मेरे डिसाइड हो गए। अगले 2 दिन में मैं जो पेंडिंग है वो भी मैं कर दूंगा। इक्का दुक्का जगह मुझे इशू आ रहा है, तो मैं अपने लोगों का मशकूर हूँ। मेरी यूनियन काउंसिल फैज़पुर शरीफ है फॉर एग्जांपल, वहाँ पर जिसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए नॉमिनेट किया गया है चौधरी खुशरूद, वो मेरे गांव से है, मेरा अजीज़ भी है, और पर उसके मुकाबले में एप्लीकेशन दी हुई थी 3 बंदों ने, चौधरी बशारद एडवोकेट साहब हैं, साकिब लियाकत साहब हैं,
और मास्टर फारूक साहब है, जी दो विड्रॉ कर गए थे। इन दोनों का जो मामला था वो एक कमेटी हमारी कंस्टिट्यूट हुई। हमने कहा कि जो हमारे बड़े हमारे लोग हमारी वार्डों के जो कारकुनान हैं लीडरान हैं वो फैसला करें। जब फैसला खुशनूद के हक में है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ बिशारत साहब को, शायद मैं बिशारत की जगह होता तो मैं ये ना कर सकता। तो चौधरी बिशारत ने पार्टी के फैसले को तस्लीम किया और सच्ची बात है, और बढ़ चढ़ कर वो कंपेन पार्टी की चला रहा है। इसी तरह पनियाम में हमारा था, हमारे ये पनियाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे चौधरी यासिर मुमताज साहब। ठीक। मैं ज़ाहिर तौर पर यासिर मुमताज के लिए चाहता था कि यासिर मुमताज डिस्ट्रिक्ट का ये इलेक्शन लड़े, अच्छे और आदमी है, बड़े यासिर मुमताज यंग ने है। पनियाम की पार्टी से मिल के तो वहाँ पर हमने कागज नहीं जमा कराए, वहाँ पर हम चौधरी सऊद इकबाल की सपोर्ट कर रहे अच्छा अच्छा डिस्ट्रिक्ट अच्छा, पे ठीक और ठीक ठीक। वार्ड पे। तो मेरा इतना नहीं है, मेरी म्यूनसिपल कमेटी है, मेरे लोग बैठे हैं, हम सब ने डिसाइड कर लिया है। एक अदवाड़ का है हमारा, वो भी कल तक तो वो पिंड खुर्द सब में कुछ कौन आपका उम्मीदवार है यूनियन काउंसिल पिंड खुर्द में? पिंड खुद से मेरा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का उम्मीदवार है चौधरी याकूब, वाइस प्रेसिडेंट भी है डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक वाले, ब्लॉक से ठीक वो ठीक। पार्टी से बड़े सीनियर है। जी जी। चौधरी याकूब साहब माशाल्लाह उनकी पोजीशन भी और बहुत कनेली अच्छी है। से? कनेली से हमारे आजी नायब साहब हैं, हमारे आप जानते हैं उनके बेटा है अजीम नायब, जी 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 वो जी जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट चोई नायब साहब भी पहले मेरे ख्याल में, चोई रफीक साहब भी रहे हैं ना उनके जो अजीज हैं, वो भी साहब रहे। रहे, चेयरमैन साहब रहे। एक वक्त था कि 96 में बिला मुकाबला इसी खानदान ने साइंस जुल्फकार साहब को, हम लोगों ने उस वक्त बिला मुकाबला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये बुनियादी ये जो नई यूनियन काउंसिल बनी है जिसका नाम मवा यूनियन काउंसिल है, ये सहार मवा, सहार मवा, यहाँ से आपके उम्मीदवार जो है वो काजी साहब हैं। यहाँ पर हमारे पास दो एप्लीकेशंस आई हैं, काजी महमूद अहमद साहब की है और एक चौधरी सुलेमान साहब की है। ठीक। ये एक कमेटी कंस्टिट्यूट हुई है जो कल ही मैंने की है, ठीक है। तो ये कमेटी गालबन कल परसों तक फाइनल कर देगी। दोनों ने कहा जो पार्टी फैसला करेगी हम उस पर लब्बैक कहेंगे, हमारा कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तो इसी तरह आगे जो है वो पोठा बेंसी यूनियन काउंसिल से भी, पोठा बेंसी यूनियन काउंसिल के अंदर मेहताब अहमद है लड़का हमारा पोठा से, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का उम्मीदवार होगा हमारा। इसी तरह नीचे वार्डों पे भी हम उम्मीदवार दे रहे हैं। खालकाबाद तो मेरे ख्याल में मीरपुर में है वो। खालकाबाद ये रठुआ मोहम्मद अली है। अभी जी। जो एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए आई हुई है, क्योंकि LA3 भी इसमें आता है, मेरे हल्के से साबिक एडमिनिस्ट्रेटर है मिर्जा एजाज, उसने भी दी हुई है। एक और मीरपुर से गालबन आई थी, मैंने उसको देखा नहीं है, पर वो मैं कल शाम को हमारा इजलास है इस पे। तो रुठवा मोहम्मद अली का भी हम देख रहे हैं कि वो, पर वो मैंने ऑप्शन दी हुई है अपने पार्टी के खालकाबाद के लोगों को, जो हमारा साबिक एडमिनिस्ट्रेटर है उसको, और बिलखुसूस जो मेरा खालकाबाद का सदर है मलक तनवीर सुबानी, उसको, हमारी वुमेन विंग की वाइस प्रेसिडेंट है रुकिया खानम, राजा शौकत साहब हैं, आजी जफर साहब हैं, ये सारे लोग इसको बैठती है। अच्छा, 2 दिन पहले मेरे साथ जनाब साबिक उम्मीदवार असम्बली जनाब नज़ीर इनकलाबी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में आए थे। तो उन्होंने कहा जी कि इस दफ़ा हल्का में जो है वो मैं साबित करूंगा कि मेरे जो बंदे हैं वो वाजिया अक्सरियत से जीतेंगे, और तकरीबन जो सीटें हैं वो हम जीत चुके हैं। कि मतलब इस हद तक वो कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि, हालांकि दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी जमात के अपने लोग जो है वो आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और PTI को, वो क्या कोई आप इस पर देखें जी, नज़ीर इनकलाबी साहब मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, बड़े सियासी कारकुन है जनाब, सही बात है। पुराने मेरे फादर के खिलाफ गलबन 3 इलेक्शन कंटेस्ट किए, चौथा मेरे खिलाफ की है। 96 में वो हमारे साथ भी थे, वो भी हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की में। एक इलाकाई वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हम एक इलाके के रहने वाले सारे, चाहे नज़ीर इनकलाबी साहब के बंदे जीते चाहे मेरे जीते, हल्का नंबर 2 के लोग जीतेंगे, जिसको अवाम वोट देगी। ये तो सियासी बात कर दी ना आपने। नहीं देख, जहाँ तक का सवाल है कि गिला है कि उनकी जमात पीपल्स पार्टी को, कासिम मजीद को या चौधरी मजीद को फायदा पहुंचा रही है, तो ये गलत बात है। मेरी जो अबाई यूनियन काउंसिल है फैजपुर शरीफ, वहाँ पर लीज पर भेजा है बंदा नून लीग वालों ने, वो बहुत अच्छा लड़का है, जिसको टिकट दिया है PTI ने, वो नून लीग का नाम जहन से निकल गया उसका, वो नून लीग का बेसिकली कारकुन है, वोटर है। अच्छा। उसको PTI ने और नून लीग ने क्लब किया है कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी का इस यूनियन काउंसिल के अंदर मुकाबला किया जाए।
जबकि अगर नून लीग अपना बंदा खड़ा करती तो वहाँ पर अरशद मिठा लड़का है, वो नून लीग इस पर भी 2021 में नून लीग के साथ रहा है, तो वो गठे इलेक्शन लड़े। सेम म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी के अंदर मेरी एक वार्ड है ठीकरियाँ, वार्ड नंबर 10, जहाँ पर मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड भी है चौधरी नदीम रुपयाल का भाई वहाँ पर भी वो गठे हो रहे। इसी तरह ये कनेली में आप देखें मेरे नायती मोहतरम साइंस जुल्फकार साहब, वो भी चले गए पीटीआई में। वो उनका खैर निकाह तो हुआ था, जनरल इलेक्शन में हो गया था उनका, रुखसती अभी हुई है। वोट तो उन्होंने दिया था उस वक्त, नहीं पीटीआई को उन्होंने वोट दिए थे। जी हाँ, सबूत है मेरे पास, वो खुद भी मानते हैं, ऐसी कौन सी बात है। साइंस जुल्फकार साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे थे और वोट पीटीआई को दिलवाए। सर देखें इलेक्शन कौन किधर से लड़ा था ये आपको पता है। इस्लामगढ़ से आगे नजीर इंकलाबी वैसे नहीं रो रहा, नून लीग असल में टारगेट ये था कि चौधरी मजीद साहब हटे, ये लड़का है, इस लड़के को ये पर ब्लॉक कर दो। तो पर जिसको अल्लाह ना मारे उसको कौन मार सकता है। लोग मेरे साथ थे, चौधरी मजीद की खिदमत के नाम पे मुझे वोट मिले, मेरी जमात के नाम पे मुझे वोट मिले, मैं इलेक्शन जीता हूँ। मैं आसिफ साहब लोकल बॉडीज में मेरा एक जो अपने लोगों को मैंने कहा, इवन कोठा बैंसी यूनियन काउंसिल जो है आई स्कोर्ड आई थिंक 188 वोट्स, तो मेरे पास मेरे लोग है जी क्या करें। मैं कहा यार अगर मैंने 180 लिया है तुम 181 करो, उसको एक वोट ऊपर कर दो, तो मैं हैप्पी हूँ कि मेरा एक वोट साल में इंक्रीज हो गया है। तो अगर मैंने किसी के साथ अलायंस किया, मेरी पार्टी ने अगर कहा या मेरे लोगों ने कहा, तो मैं तो ओपनली अलायंस करूंगा। फिर मैं बताऊंगा कि जी ठीक है मैं इस बंदे को सपोर्ट कर रही है मेरी पार्टी, या ये मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो कोई नहीं है। अलबत्ता जो मतलब देखें इनके पीटीआई के पास तो बिलखुसूस कैंडिडेट ही नहीं आ रहे पीटीआई के पास करें। पीटीआई ने अभी तो देख रहे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक अपना कनेली से किया है लड़का ओपन, वो भी हमारे स्कूल में पढ़ता रहा है, फारूक जरकर है कोई, तो वो भी यहाँ पर पढ़ता रहा है। तो वो बेचारे की पोजीशन इसी तरह की है। अभी ना उन्होंने पंजाब में ना फैजपुर शरीफ में वो बंदा लेकर आए। तो इनका मकसद आसिफ साहब, इनका मकसद ये नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब होकर अवाम की खिदमत करें, इस हल्के में तामीर और तरक्की करें। इनका एक ही मिशन है जी, अभी ये मौका है, कासिम मजीद को हराओ, पीपल्स पार्टी को हराओ, इसका रास्ता रोको। ये मेरा रास्ता नहीं रोक रहे, ये बेसिकली लोगों का रास्ता रोक रहे हैं। जो म्यूनसिपल कमेटी हमारी चकसवारी है, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, मैं बड़ा आजिज़ आदमी हूँ, मैं सियासी कारकुन हूँ, सियासी वर्कर हूँ, मैं तो लीडर रही नहीं हूँ। मैं अब जब अपना इलेक्शन में लड़ा, मैं कहा मेरा एक अपना अकेला वोट है, मेरे वाले साहब देंगे तो 2 होंगे, मेरी मिसिस देगी तो 3 वोट हो जाएंगे, भाई देगा तो 4 हो जाएंगे, वालदा देगी 5 हो जाएंगे। ये लोग वोट 10,687 मैंने लिया, मेरा एक वोट है उसमें से, आज भी मेरा एक वोट है। मैं अपनी वार्ड में जाके अपना एक वोट कास्ट कर दूंगा। मैं म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी में आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात रख के आप कह रहा हूँ, ये आप याद रखना, इंशाल्लाह म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी इनकी जमानतें जब्त हम कराएंगे। आई विल विन 11 की 11 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले जाएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैं अल्लाह ये तकब्बर के जुमरे में ना जाए। बनियाम, फैजपुर शरीफ, कनेली, पिंड खुर्द में हमारा मुकाबला टफ है। वो हमारा और अजीम बख्श साहब के भाई हैं जमील आजम साहब, हमारा और याकूब साहब का और जमील आजम साहब का मुकाबला होगा। मुश्ताक साहब को आप मुकाबले में शामिल ही नहीं समझते? नो वो नहीं है मुकाबले में। चौधरी जमील आजम के साथ हमारा मुकाबला है, चौधरी मुश्ताक के साथ नहीं है। आज वो कहते हैं तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, आज उसको हमारी याद आ रही है उनको कि चौधरी मजीद था तो था। आज अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चौधरी मुश्ताक होता तो अनपोज चला जाता, मुकाबले नहीं था। पर उस ज़ाहिर बात है अजीम बख्श साहब की वो भाई यूनियन कौंसल है, उनके भाई जमील आजम साहब लड़े हैं। चौधरी आजम साहब मरूम का एक बड़ा नाम था उनके वाले साहब का। जमील खुद भी अच्छा लड़का है, मेरा बड़ा भाई है, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो मुकाबला चौधरी जमील साहब का और हमारा होगा। बाकी वो दोनों आपस में मुकाबला कर, मुझे तो किसी खाते में नंबर में नहीं लिखते मेरी जमात को। जब रिजल्ट आता है फिर मैं जीत जाता हूँ, फिर वो कहते हैं ये हो गया वो हो गया। तो नून लीग की जो प्रॉब्लम है, नज़ीर इंकलाबी सब अपनी जगह ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। देखे ना, आपकी मुखालफत तो मेरी अपनी जमात है, नज़ीर इंकलाबी साहब की अपनी जमात है, अजीम साहब की अपनी है, जफर साहब की अपनी है। पर सियासी कारकुन नहीं खत्म होना चाहिए किसी भी जमात का। सियासी कारकुन की नफ्स पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अपने नजरिए पे कायम रहे, अपने नजरिए पे सियासत करें। सियासत आप प्यार से करें, मोहब्बत से करें, लोगों के दिलों में जाकर करें, बस के करें। अच्छा, चोई साहब के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है
कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो जनाब तमाम जमातें जो हैं वो बिल्कुल बखेर दी जाती हैं अपने हल्का में, और कहते हैं जिससे भी पूछो जी कि ऊपर से ऑर्डर आ गया जी, ऊपर से। वो कौन है ऊपर जो चोई साहब को जी सपोर्ट करता है? क्या ऊपर से छत वाला देता है खुदा ताला की जो जात है उसका ऑर्डर उससे नीचे भी ज़ाहिर है वो पहला तो उन्हीं का। कोई अच्छा, कोई किधर से जादू की जफी है, प्यार की जफी है जो चौधरी मजीद साहब 45 साल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आज वो पिछले 2-2.5 माह वो काफी बीमार हैं, पर अल्लाह ताला सेहत दे जी उनको। वो कोशिश करते हैं कि सच्ची बात है मैं इतनी ट्रैवलिंग नहीं कर सकता जितनी वो करते हैं बीवी। वो हल्के में जाते हैं, लोगों की गमी खुशी में शरीक होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारे घर आए उनकी तीमारदारी करने के लिए, तो उनका प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा शुक्रिया, पर मेरे हल्के के ये काम है, ये इश्यूज हैं। जो बंदा जाता है यार लोगों के काम करो, रियासत के लोगों के काम करो, तो कोई बाकी नहीं है। बाकी देखें ना, आजाद कश्मीर एक छोटा सा सही बात है, हर बंदे का एक दूसरे के साथ तल्लक है। अब नून लीग में राजा फारूक हैदर साहब है, उनके साथ हमारा तल्लक है। सही बात। क्यूम नियाज़ बने थे, उनके साथ तल्लक है, वो मेरे वालिद के कुलीग भी रहे। पुराने सियासी कारकुन है, एक अरसा तक 40-50 साल। जो भाई थे सगीर चुगताई साहब, चचा था जो जी इनका चाचा थे चुगताई साहब, चाचा वो, और चोई साहब वो कोलीग रहे असेंबली के अंदर। सगीर साहब का जो बेटा है अहमद सगीर, वो और मेरा छोटा भाई गालबन स्कूल फेलो, कॉलेज फेलो ही दोनों। जाहिर है कि ये छोटा सा इलाका है, हर आदमी को आप बैरिस्टर सुल्तान साहब हमारे सदर हैं अभी और रियासत के, उनके साथ हमारी सियासी मुखालफत है, पर हम लोग इखलाकियात का दामन, ये रवादारी तो नहीं हम लोग छोड़ सकते। तो इनको अच्छा ये बताएं चौधरी साहब, ये बताएं कोई इत्तेहाद की सूरत हाल भी बन सकती है कि जी आखिरी दिनों में जी चले कुछ नून लीग या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान के साथ आप कि जी आप इस तरह करें कि छोटी सीट पर वोट दें या बड़ी पर, कोई ऐसा कोई हो सकता है? सर ये तो जो है देखें ना, जहाँ पर इत्तेहाद की बात है पीपल्स पार्टी या नून लीग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो फिर तो ये हमारे चौधरी यासीन साहब हैं पार्टी प्रेसिडेंट, हमारे सेक्रेटरी जनरल फैसल राठौर साहब, कायदे हिज़्ब लतीफ़ अकबर साहब, ये तीनों बड़े बैठेंगे। उधर से शाह गुलाम कादर साहब है, फॉर एग्जांपल राजा फारूक हैदर साहब है। हल्के की सतह पर पे मैंने आपको कहन के, अब मैं नून लीग में किसके साथ जाके इत्तेहाद करूं? 4 नून लीग में किसे करूं इत्तेहाद जाके, या मेरे से कौन करेगा? सही, ये भी बात सही है आपकी। पता लगे ना, मैं एक हेड मास्टर से बात कर सकूं, 6 हेड मास्टर से मैं बात कर सकता। तो डिस्ट्रिक्ट की जो पोजीशन है, इंकलाबी साहब का भी सुन, मुझे किसी ने बताया हमारी 27 सीट्स हैं। अभी मैं आपको फेयरली बताता हूँ, मैं कहूँ नहीं जी 27 में से 25 पीपल्स पार्टी निकालेगी, तो ये गलत है। पीपल्स पार्टी LA3 और LA4 में नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, हम कमजोर है। LA3 तो मोस्टली बल्दिया के अंदर, LA3 की एक यूनियन काउंसिल खाड़क है और आदि हमारे साथ रखती है। LA4 में मुकाबला होगा जो रुखसार साहब का और अरशद साहब का। LA1 और LA2 में पीपल्स पार्टी है, वहाँ पे भी मुकाबला है पीपल्स पार्टी, PTI का, नून लीग का, राजा शोएब आबद साहब है। तो मैं नहीं समझता कोई फरिश्ते ही आगे वोट डाले, एक जमात को सारे तो डाल जाए, पर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन होगा वो पीपल्स पार्टी से मिलकर कोई भी जमात बनाएगी, हमारे बगैर नहीं बनाएगी, ये मैं आपको गारंटी से आज कहता हूँ। पीपल्स पार्टी का होगा वो। तो म्यूनिसिपल कमेटी इस्लामगढ़ के बारे में आप क्या प्रेडिक्शन करते हैं? म्यूनिसिपल कमेटी इस्लामगढ़ देखें जी, जो जनरल इलेक्शन का रिजल्ट था, नून लीग नंबर 1 थी, फिर PTI थी, मेरा और PTI में 200 वोट का डिफरेंस था, पर वो जनरल इलेक्शन था। जी भी और होती है 14 सीटें म्युनिसिपल कमेटी इस्लामगढ़ की, 3-4 हजार देंगे, ठीक, और 10 में से हम तीनों पार्टी फिर शेयर लेंगी। मैं सर जो मैंने वोट दिया हुआ है उस हिसाब से मैं जाऊं तो कल की अल्लाह बेहतर जानता है। म्युनिसिपल कमेटी इस्लामगढ़ में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो काउंसलर होंगे वो वोट डालेंगे, तो जो मेयर बनेगा। बहुत खूब, चलो जी देखते हैं कि मैं अब आपको कहूँ नहीं, मैं सियासी स्टंट शुरू 14 की 14 में निकालूं, मैं नहीं निकाल रहा, मैं आपको कहूँ मैं 7-8 तक जाऊंगा इंशाल्लाह। चलो जी देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आखिरी सवाल ये बताएं कि ये बड़े अरसा से एक बात चल रही है कि आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद लाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो बनने जा रही है, लेकिन
क्या वजह है कि अचानक फिर जो है वो तारीख जमा कराते कराते आप फिर खामोश हो जाते हैं, एक दफ़ा फिर जो है काम अरूज पर जाता है जी, अब तारीख में एतमाद आ रही है और अचानक फिर खामोशी हो जाती है? देखिए आसिफ साहब, असेंबली के अंदर जब आप होते हैं 53 मेंबर्स हैं, ये नंबर ऑफ गेम होती है। अभी नंबर ऑफ गेम उनके पास है, हमारे पास नहीं, हम 20 से मुतदा अपोजिशन। जाहिर है पहली भी कदमे किया है सरदार अब्दुल क्यूम नियाजी साहब को जो हटाया गया, ये आज़ाद कश्मीर के, मैं समझूं दुनिया की पार्लिमानी तारीख में पहली बार हुआ है कि अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद आई हो और जो सक्सेस होगी हो। अभी जो पिछले 4-5 माह से आज़ाद कश्मीर का सिस्टम है, ये नहीं क्योंकि तनवीर इलियास साहब के साथ भी मेरा ज़ाती है, मेरी नायत काबिल एहतराम है, मैंने आपको बताया है। जी आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, कोई नहीं है। रात को 2 बजे दफ्तर खुलते हैं, सुबह 8 बजे बंद होते हैं, फिर पूरा दिन। मैं मुजफ्फराबाद पिछले दिनों में भी था। ये ऐसी हुकूमत है, ये ऐसी हुकूमत है जो जिसके वुज़रा असेंबली इजलास में आने से डरते हैं, वो फेस नहीं करते। पर कल की मैं आपको बात बताऊँ, एक उनके मिनिस्टर ने कहा है कि ये एजेंडा ही नहीं है। हमने कहा जी क्वेश्चन आंसर अभी होंगे, ये घंटा इसके लिए है, फिर रेजोल्यूशंस पड़ी हुई है, तो जो दिलाओ नोटिस पड़ा हुआ है, वो जी छोड़ें जी, सवाल जवाब हो जी, बस हो जाएंगी। हमने कहा जी हम वोट लेकर आए हुए मेंबरान असेंबली, अगर हम असेंबली के अंदर क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे तो हम किधर करें? अपोजिशन 60 डेज होते हैं साल के, इनके डेज ही नहीं पूरे होते, इनके डेज हम पूरे कर रहे हैं। हम रेजोल्यूशन देकर इजलास बुला रहे हैं, तो लतीफ अकबर साहब जो हमारे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है मुतहदा अपोजिशन से, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस सिलसिले में कि हम असेंबली को चले। देखिए मैं इलेक्शन जब लड़ रहा था, मैं तकरीरें कर रहा था, मैं यही कह रहा था कि मैं असेंबली में जाऊंगा, आपके हकूक की बात करूंगा, आपके हकूक की आवाज़ उठाऊंगा, आपकी जुबान बन के वहाँ पर बोलूंगा, आपकी आवाज़ वहाँ पर मेरी सूरत में गूंजेगी। तो आज जब मैं असेंबली मेंबर बन गया तो मैं असेंबली को अवॉइड करूँ? कोई गुजरा नहीं है, 3-4 गुजरा है जिनका दा लगा हुआ है, वो लगा रहे हैं, बाकी कोई गवर्नमेंट नाम की चीज़ नहीं है। इन्होंने पहला क्वार्टर भी ज़ाया कर दिया है, फंड्स का ये बहाना बनाते हैं। इनको फेडरल गवर्नमेंट ने, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जनवरी में एक लेटर लिखा है कि पहली बात है तो फाइनेंशियल क्रंच है पाकिस्तान के अंदर, दूसरा आपके पास जो बजट है आप उसको खर्च नहीं कर सकते। 4 अरब रुपया 30 जून को लैप्स हुआ, ठीक है। अभी जो सड़कात है लास्ट गवर्नमेंट की, जो लास्ट ईयर के टेंडर लगे हुए, वो क्या कहते हैं, अभी तक उसका वर्क ऑर्डर नहीं हो रहा, पेमेंट हुई, जिसमें एक आपकी डलब जार्ड में रोड रखी थी, मेन रोड आपकी, वो करवाना जी, उसको करवाना लाजमी वो मैंने 1.5 किलोमीटर दिया, सारी मैं कंक्रीट करवा रहा हूँ। पर मसला है आसिफ साहब, किस तरह कॉन्ट्रैक्टर्स काम करें, ये पेमेंट ही नहीं दे रहे। सही और बिल्कुल मेरे डिस्ट्रिक्ट को, मेरे डिवीजन को ये इग्नोर कर रहे, निगलेक्ट कर रहे, ये नहीं करते। 4200 एडाक मुलाजमीन ये निकाल रहे हैं, अब वो 4200 घराना जो है वो बेरोजगार होगा, तो इसका कौन जिम्मेदार है? ये सब हवाई है, अदम एतमाद, वो ये खुद ही अपने वजन से गिरेंगे। सही बात है, जाहिर है जब काम नहीं करेंगे तो फिर कितनी देर तक बर्दाश्त करेंगे? आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये ज्यादा से ज्यादा 30 नवंबर तक है, इससे पहले ही, अब 30 नवंबर से पहले ये प्राइम मिनिस्टर फारूक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। 30 नवंबर से पहले ये वज़ीर आज़म फारूक हो जाएगा। सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन आ गए, काम थोड़ा स्लो हो गया है, और पीपल्स पार्टी जब अदम एतमाद लाएगी हम तो ओपनली लेकर आएंगे, पर ये अपने वजन से गिरेंगे। इनके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस प्राइम मिनिस्टर के रवैये की वजह से, जो गालिम गलोच असेंबली के अंदर हुई है, जो वज़रा की तस्लील हो रही है, मेंबरान की तस्लील हो रही है, बड़े छोटे का कोई कंसेप्ट नहीं रहा। रियासत के अंदर जो रवादारी थी, अखलाकियात थी, और ये बेस कैंप है आज़ादी का, तो इस बेस कैंप के अंदर ऐसी सोई हुई हुकूमत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने तनवीर इलियास साहब को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, दौलत उनके पास थी, रियासत का सबसे बड़ा ओहदा, उनको परफॉर्म करना चाहिए था। पर उनके जो एडवाइजर हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, जो पार्लियामेंट से आउट लोग बैठे हुए हैं, वो एडवाइजर हैं, वो कहते हैं ना, आ रहे हुए घोड़े उनके साथ हैं, बस यही नाकामी होती है। चल रहे हैं, वो मेंबरान को हैसियत नहीं दे रहे, तो उनके मेंबरान, मुझे उम्मीद है उनके खिलाफ वोट और नो कॉन्फिडेंस एनी टाइम लेकर आएंगे। तो उनकी थोड़ी सी लक ये है कि जब भी कोई काम होने वाला होता है, कोई ना कोई मुल्क के पाकिस्तान के अंदर ऐसा इशू क्रिएट हो जाता है, तो जो हम लोगों ने जमा नहीं कराई, हम तो असेंबली की रिक्वेजिशन देते हैं कि असेंबली का सेशन चलना चाहिए। अभी ये देखें ना, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां रूज में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको कराया। जिस गवर्नमेंट के पास अभी तक सिक्योरिटी के हवाले से
इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से बात की है, पर रिटर्न कॉरस्पॉन्डेंस इनके पास नहीं है, कोई कागज इनके पास नहीं है ये दिखाएं कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमें लिख के दे दिया है कि आपको इतनी जो आपने सिक्योरिटी डिमांड की है 22-23 हज़ार डिप्लॉय करने के लिए, ये हमारे पास है। मुझे तो लग रहा है ये हुकूमत आखिरी दिनों में बल्दियाती इलेक्शन से भी भागेगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कासिम मजीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। इंशाल्लाह हमेशा जब भी कोई हमें ज़रूरत पड़ी तो आपको हम जो है वो गाए बगाए अपने प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे। नाजरीन, कासिम मजीद बड़े सियासी कारकुन हैं, कम उम्री में इन्होंने बहुत कुछ अपने वालिद से भी सीखा है, इनको घर से एक यूनिवर्सिटी मिली है, तो इन्होंने इस मैदान में बहुत ज़्यादा अपना नाम कमाया है। आज माशाल्लाह मेंबर असेंबली है। उम्मीद है आप इनकी बातों से मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत जल्द नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द का लोगों का ख्याल रखिए।